हेलो, दिस इज शक्ति सिंह। आज हम लोग जीके एडुसर्व बैनर के तले, एडुसर्व थिंक फॉरवर्ड, इस बैनर के तले जीके जीएस की पढ़ाई करेंगे फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। जितने भी कंपटीशन क्लास के एग्जामिनेशंस हैं उन सब के लिए हम जीके जीएस एक एक करके देखेंगे, सभी टॉपिक से। ऐसा टॉपिक है, कोई भी टॉपिक आपका छूटेगा नहीं। हर टॉपिक से, हर टॉपिक को ध्यान में रखते हुए कोई कंटेंट तैयार किया गया है जो आपको हर कंपटीशन, वनडे कंपटीशन एग्जाम के लिए सफलतापूर्वक गारंटी के साथ आपको सफल बनाएगी। शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। देखते हैं आपको पहला क्वेश्चन है, केंद्रीय बौद्ध शिक्षण संस्थान भारत में कहाँ है? केंद्रीय बौद्ध शिक्षण संस्थान भारत में कहाँ है? ये शिक्षण संस्थान होती क्या है? इस शिक्षण संस्थान के अंदर बौद्ध नाम से रिलेटेड है कि बुद्ध के बारे में। जो बुद्ध है वो शांति के प्रतीक हैं। शांति के प्रतीक के लिए एक संस्थान तैयार किया गया है, जहां लोगों को शांति के लिए, आत्म शांति के लिए एक संस्थान तैयार किया गया है भारत में। वो स्थित है लेह में। वो कहाँ स्थित है? वो लेह में स्थित है। उसके अंतर्गत सिखाई जाती है कि हाँ, हम किस प्रकार से अपना जीवन शैली व्यतीत करें। जम्मू कश्मीर के लिए जो अभी अलग हुआ लेह और लद्दाख, जम्मू कश्मीर से रिलेटेड स्थान है लेह, वो स्थित है लेह में। दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं, ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी के अंतर्गत हम किस जीव का अध्ययन करते हैं? ऑर्निथोलॉजी के अंतर्गत हम किस जीव का अध्ययन करते हैं? ऑर्निथोलॉजी कहलाता है पक्षियों का विज्ञान। ऑर्निथोलॉजी हम एओ ह्यूम के द्वारा दिया हुआ एक विज्ञान है जिसमें हम पक्षियों का अध्ययन करते हैं। तीसरा क्वेश्चन आता है, मनरेगा की शुरुआत कब हुई थी? सबसे पहले शुरू समझते हैं कि मनरेगा है क्या। मनरेगा जो है ये भारत सरकार द्वारा चलाई गई एक स्कीम है जिसका महात्मा गांधी नेशनल रोजगार गारंटी योजना के तहत ये आता है, जिसको पहले नरेगा के नाम से जाना जाता था। इस मनरेगा का जो नाम था, इसको पहले नरेगा के नाम से जानते थे। नरेगा कहने का मतलब होता है नेहरू रोजगार योजना, उसको उस नाम से जानते थे। जिसको इसकी शुरुआत इसलिए की गई थी कि शहरी क्षेत्र में लोगों को तो रोजगार मिल जाती थी, बट ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार का अभाव था। इसलिए लोगों को रोजगार देने के लिए भारत सरकार ने इसकी शुरुआत 2006 में की। भारत सरकार ने इसकी शुरुआत की 2006 में। और उसके बाद फिर आते हैं, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? मतलब विश्व का क्षेत्रफल अगर 100% है तो भारत उसमें अपनी भागीदारी कितना देता है? तो भारत अपने उसमें भागीदारी देता है 2.42% का। अगर विश्व का क्षेत्रफल 100% है तो भारत अपनी भागीदारी देता है 2.42% का। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत किस स्थान पे आता है वो भी हम जानेंगे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत जो है विश्व में 7वें नंबर पे आता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे पहले नंबर पे तो रूस आता है, लेकिन भारत का स्थान जो है वो 7वें नंबर पे है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? भूमध्य रेखा के समानांतर एक रेखा गई है, जो कर्क रेखा जिसको हम लोग बोलते हैं, वो भूमध्य रेखा के समानांतर है। ये भारत के कितने राज्यों से होकर के गुजरी है, इसके बारे में जानेंगे। तो ये भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरी है। ये भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरी है। ये एक नदी है जो राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश में होकर के गुजरती है, एक नदी जिसका नाम है माही नदी। माही नदी, उसको ये 2 बार कट करती है, ये उससे 2 बार क्रॉस करती है। तो ये कर्क रेखा जो है भारत के कितने राज्यों से होकर के गुजरती है? 8 राज्यों से। अगर आप इसे जानना चाहेंगे कि वो 8 राज्य कौन है, तो इसका याद करने का एक छोटा सा ट्रिक है। जैसे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है मित्र पर गमछा झार। ये लोकल भाषा में एक वर्ड है, इसको आप देख सकते हैं कि इससे रिलेटेड मित्र, मी मतलब मिजोरम, त्र मतलब त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, ये इन सब राज्यों से होकर के गुजरती है। तो कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से होकर, कितने राज्यों से होकर के गुजरती है? तो 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। वो राज्य कौन कौन से हैं? तो आप उसका ट्रिक याद कर सकते हैं, मित्र पर गमछा झार। इससे आपको याद करने में आसानी होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोदी @20 ड्रीम्स मीटिंग डिलीवरी किताब किसने लिखी? अभी फिलहाल 2022 में लिखी गई है किताब है, मोदी के जीवन काल पर आधारित है। उन्होंने अपने 20 वर्षों में क्या क्या किया, उन्होंने कैसे अपना कार्यकाल शुरू किया,
क्या क्या किया। मई 2022 में ये किताब लिखी गई है, मोदी @ड्रीम्स मीटिंग डिलीवरी, ये विमोचन किया है। इस किताब को लिखे हैं हमारे उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने। इस किताब को हमारे उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने लिखा है। इस किताब का नाम है, अभी मान लीजिए कोई कंपटीशन एग्जाम में आता है कि मई 2022 में मोदी पर लिखित वेंकैया नायडू द्वारा कौन सी पुस्तक है, तो हम उसका जवाब ऐसे भी दे सकते हैं कि मोदी @20। हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन अति आवश्यक है। उसके बाद फिर है अगला क्वेश्चन, हम लोग देखते हैं कि मशहूर सर्च इंजन गूगल हम लोग आज सभी लोग इस्तेमाल करते हैं, गूगल का यूज सब लोग करते हैं। गूगल है क्या, तो गूगल एक सर्च इंजन है। गूगल जो है वो एक सर्च इंजन है। इसकी खोज किसने की थी? इस गूगल की खोज 1996 में की थी। लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन, दो स्टूडेंट ने इसकी खोज की थी। इसकी खोज इसलिए की गई थी, गूगल जो थी उस समय वो ऑनलाइन लाइब्रेरी के रूप में चलाई गई थी। उस समय उसका नाम भी अलग था। जब अभी हम लोग इसको जानते हैं गूगल, उस समय इसका नाम था GOOGOL, उस समय इसका नाम था गूगल। अभी फिलहाल 1998 से देखिएगा तो इसका नाम गूगल हो गया है। तो उस सर्च इंजन की खोज की थी लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन ने। उनको हम लोग जानते हैं लैरी पेज एवं सर्गेई ब्रिन। ये उस समय यूनिवर्सिटी में जब पढ़ रहे थे तो कुछ लड़कों को पुस्तक की कमी लगी, तो उन्होंने ऑनलाइन लाइब्रेरी चला दी, जिसको सर्च इंजन, आप लाइब्रेरी का सर्च करके उस पर पढ़ सकते थे। तो इन्होंने 1996 में इसकी शुरुआत की गूगल की। उस समय इसका नाम था गूगल। गूगल का मतलब होता है बहुत बड़ी संख्या, इट मीन्स 10 रेज 100। गूगल का मतलब होता है 10 रेज 100। किसी कारणवश किसी कर्मचारी के मिस्टेक के कारण एक बार इसका गूगल की जगह उन्होंने गूगल लग दिया, तब से वो गूगल नाम से जानी जाती है। इसके खोज करता है लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया। सब बैंक थे, मान लीजिए कि कितने भी बैंक थे, उनका राष्ट्रीयकरण कब किया गया, कब उन सबको राष्ट्रीय बैंक की श्रेणी में लाया गया। तो इसका आंसर होगा कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया। इसका आंसर है 1969। हम बैंकों को राष्ट्रीय बैंक का दर्जा 1969 में देना प्रारंभ किए। उसके बाद आया फियरलेस गवर्नेंस। किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? फियरलेस गवर्नेंस। गवर्नेंस मतलब सरकार, और फियरलेस मतलब बिना डर के। कैसे हम सरकार को बिना डर के चलाएं, कैसे हमारी सरकार चलनी चाहिए। इस पुस्तक को लिखी हमारी पहली भारतीय आईपीएस, इससे आप लोग को पता चल गया होगा वो कौन है। पहली भारतीय आईपीएस किरण बेदी, डॉक्टर किरण बेदी। जब वो लेफ्टिनेंट गवर्नर थी, जब किरण बेदी लेफ्टिनेंट गवर्नर थी 5 साल तक, तब उन्होंने देखा, सर्च किया, तब उन्होंने एक किताब का विमोचन किया जिसका नाम है फियरलेस गवर्नेंस, और इसको लिखा है हमारी पहली आईपीएस डॉक्टर किरण बेदी ने। डॉक्टर किरण बेदी, इन्होंने ये जितनी फियरलेस हैं, नाम से ये तो पहली आईपीएस हैं, ये खुद फियरलेस हैं, और इन्होंने एक किताब का विमोचन किया जिसका नाम भी दिया फियरलेस गवर्नेंस। उसके बाद आता है आसियान का मुख्यालय कहाँ है। आसियान क्या है ये जानते ही होंगे आप लोग। आसियान का मुख्यालय है जकार्ता में। आसियान का मेन मकसद है अपने कंट्री को, जितने भी इसमें देश शामिल है, उन देशों में शांति वार्ता समझौता करना, आर्थिक समृद्धि देना, आर्थिक रूप से मदद करना, इन सब चीजों के लिए एक कंट्री को मिलाकर के एक सदस्य बनाया गया जिनका नाम है आसियान। इसका मुख्यालय है जकार्ता में। इसका मुख्यालय है जकार्ता में। जब इसको शुरू किया गया था, जब आसियान को शुरू किया गया था, तब इसका मुख्यालय जकार्ता में नहीं था। उस समय इसका मुख्यालय था बैंकॉक में। बैंकॉक में इसको शुरू किया गया था, लेकिन कालांतर में धीरे धीरे इसको स्थानांतरित किया गया इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता, वहां पे इसका मुख्यालय है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी? कुछ बच्चों को पता भी होगा, कुछ को नहीं पता होगा। वैसे हर कंपटीशन एग्जाम में इन सब क्वेश्चंस आते हैं। तो प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी 1 अगस्त 1914 को। 1 अगस्त 1914 को प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन पे हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि डाक कर्मयोगी पोर्टल की शुरुआत कब हुई थी। डाक इन द सेंस पोस्ट।
पोस्ट ऑफिस में कार्यरत बहुत सारे लोग हैं। अब उनके लिए एक पोर्टल की शुरुआत की गई। वो पोर्टल क्या है? तो डाक कर्मयोगी पोर्टल। ये है क्या डाक कर्मयोगी पोर्टल? ये एक ई लर्निंग पोर्टल है। डाक कर्मयोगी पोर्टल जो है वो एक ई लर्निंग पोर्टल है। ई लर्निंग कहलाता है कि अगर हम लर्न करते हैं, शिक्षा ग्रहण करते हैं इंटरनेट के माध्यम से, तो वो ई लर्निंग कहलाता है। तो कितने कर्मचारी हमारे पास ऐसे भी हैं जिनको मान लीजिए कि पहले हमारे पास आईटी सेक्टर में उतना काम नहीं था, बट अभी सभी चीज़ों के लिए आईटी सेक्टर से जोड़ दिया गया है। तो कुछ कर्मचारी ऐसे भी हैं जिनको बहुत सी बातों को, बहुत सी भाषा को समझ नहीं आती है, तो उसके लिए एक पोर्टल तैयार किया गया, ई लर्निंग पोर्टल, जिसका नाम दिया गया डाक कर्मयोगी पोर्टल। इसमें 12 भाषाओं में, आप जिस क्षेत्र में कार्यरत हैं उस क्षेत्र में 12 भाषाओं में इसमें या तो आप ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हैं या ऑनलाइन क्विज देख सकते हैं। जिसकी शुरुआत की गई, कब इसकी शुरुआत की गई? तो 28 जून 2022 को इसकी शुरुआत, 28 जून, अभी रिसेंट 28 जून 2022 को, 28 जून 2022 को इसकी शुरुआत की गई, जिसका नाम दिया गया डाक कर्मयोगी पोर्टल। और ये क्या है? तो ई लर्निंग पोर्टल है। ये ई लर्निंग पोर्टल है। इसको आप 12 भाषाओं में, 12 किसी, मान लीजिए कि कभी कोई डाक कर्मचारी किसी कार्य के लिए जाता था या कोई उस क्षेत्रीय भाषा को नहीं समझ पाते थे लोग, या फिर कर्मचारी काम कर रहे हैं वहाँ पे क्षेत्रीय भाषा के लोग गए, वो लोग नहीं समझ पाते थे कि उनकी भाषा और हमारी भाषा दोनों की अंतर हो जाती थी। तो इसके लिए एक पोर्टल तैयार की गई जिसमें आप 12 क्षेत्रीय भाषाओं में, जिस स्टेट में आप काम कर रहे हैं, जिस एरिया में आप काम कर रहे हैं, उस एरिया के 12 भाषाओं को जोड़ा गया है इसके अंतर्गत, जिसके अंतर्गत किसी भी कर्मचारी को ऑनलाइन शिक्षा दी जाती है। आप खुद ऑनलाइन शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। उस पोर्टल का नाम है डाक कर्मयोगी पोर्टल, जिसकी शुरुआत की गई 28 जून 2022 को। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक एक करके हर टॉपिक से क्वेश्चन आपके सामने अवेलेबल है, आप ध्यानपूर्वक देखिए और हमारे चैनल एडुसर्व को सब्सक्राइब भी कीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष कौन हैं? फिलहाल केंद्रीय प्रत्यक्ष कर जो हमारे बोलते हैं ना, गुड सेल्स एंड टैक्स जिस पे लगता है, प्रत्यक्ष कर हर किसी किसी चीज पे लगता है, तो उसके अभी फिलहाल अध्यक्ष कौन है? उसके प्रेजेंट में अध्यक्ष कौन है? तो उनके अध्यक्ष अभी हैं नितिन गुप्ता। उनके अध्यक्ष हैं नितिन गुप्ता। नितिन गुप्ता जो है ये 1986 बैच के IRS ऑफिसर हैं। नितिन गुप्ता IRS, इंडियन रेवेन्यू सर्विस जिसको बोलते हैं, उसके नितिन गुप्ता 1986 बैच के IRS थे, जिनको अभी फिलहाल 2022 में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इससे पहले संगीता सिंह थी। इससे पहले क्वेश्चन किसी भी प्रकार से आ सकता है कि नितिन गुप्ता से पहले प्रत्यक्ष कर के अध्यक्ष कौन थे, तो उससे पहले संगीता सिंह थी जो 1986 बैच की, वो भी इन्हीं के साथ IRS कंप्लीट की थी। दोनों ने एक साथ IRS कंप्लीट किया था। इससे पहले वो बन गई प्रत्यक्ष कर की अध्यक्ष, अभी नितिन गुप्ता हैं। अगला देखते हैं कि प्रिज्म से गुजरने के दौरान कौन सा प्रकाश सबसे कम झुकता है? जब हम सनलाइट को प्रिज्म से निकालते हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा पहले कि एक प्रिज्म होता है जिसे सनलाइट निकलता है तो 7 कलर निकलते हैं, तो कोई कलर बेंड होता है, कोई कलर ज़्यादा बेंड होता है, कोई कलर थोड़ा सा झुका होता है। तो सबसे कम कौन सा कलर झुकता है? तो सबसे कम जो कलर झुकता है वो कलर होता है लाल। यही कारण है, सबसे कम झुकने के कारण ही हमें लाल कलर का तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा दिखता है। वो हमें ज्यादा दिखता है क्योंकि वो झुकता कम है, तो हमारी आंखों पे या किसी चीज पे डायरेक्ट पड़ता है, उसका झुकाव कम होता है। इसी कारण उसका तरंगदैर्घ्य जो होता है वो सबसे लाल होता है। और सबसे ज्यादा जो झुकता है वो होता है बैगनी, इसी कारण वो सबसे नीचे होता है, इसी कारण उसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। तो प्रिज्म से जब लाइट गुजरती है तो सबसे कम जो किरण निकलती है, सबसे कम जो झुकता है प्रकाश, वो होता है लाल। अगला है कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? हम जो खाना खाते हैं मुंह में हमारा लार बनता है, उसमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लार में देखिए टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। कहीं कहीं आप लोग देखिएगा कि माल्टोज भी पाया जाता है। तब माल्टोज क्या करता है? माल्टोज जो है तो वो ना चीनी को सुक्रोज में बनाता है, लेकिन लार में जो ऑब्वियसली जो एंजाइम पाया जाता है, जो सही ढंग से जो हमारे खाना को पचाता है, हमारे मसल्स को बनाता है, हमें
अनेक प्रकार से टॉक्सिक को, शरीर के टॉक्सिक को बाहर निकालता है। टॉक्सिक इन द सेंस जितने भी विषाक्त चीजें हैं हमारे शरीर में उन सब को बाहर निकालता है। वो उस एंजाइम का नाम क्या है? उस एंजाइम का नाम है टाइलिन। उस एग्जाम का नाम देखिए, टाइलिन। टाइलिन एंजाइम है जो लार में पाया जाता है, हमारे मुंह में ये पाया जाता है। उसके बाद विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना? विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना? पुनर्विधवा, पहले क्या होता था, पहले के लोग थे अगर स्त्रियों के पति मर जाते थे तो उनको उनके साथ दाह संस्कार कर दिया जाता था। लेकिन धीरे धीरे किसी ने देखा कि नहीं, ये तो बहुत गलत बात है। जब ये समझ में आया तो उन विधवाओं का फिर से शादी कराने का बात, ये शायद हाँ राजा राम मोहन राय जो थे उन्होंने अपने पुत्र का विवाह सर्वप्रथम एक विधवा महिला से किया था। तो उसी समय से ये कानून बना। वो कब कराए थे? 1856 ईस्वी में। 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह कानून का गठन किया गया ताकि उन जो कम एज में जो लड़कियां थी, मान लीजिए कि जो विधवा हो जाती थी 40-50 के पार, तो उनके लिए तो ठीक था, अकेले लाइफ जीवन यापन कर सकती थी, या सती हो जाती थी। सती होना तो पूरी तरह से खिलाफ है, लेकिन विधवा पुनर्विवाह जो है कम एज में जिनके हस्बैंड डेथ कर जाते थे और उनको हस्बैंड के साथ जला दिया जाता था या किसी प्रकार से सती कर दिया जाता था उनको, तो उनके लिए कानून बनाया गया कि नहीं, विधवा का पुनर्विवाह करने का हक है, वो अपना लाइफ फिर से जी सकती हैं। उसके लिए कानून बना जिसकी शुरुआत की गई 1856 में। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। रामायण और महाभारत ये महाकाव्य हैं, ये हमारे महाकाव्य हैं, हिंदू धर्म ग्रंथ हैं ये। रामायण और महाभारत जैसी महाकाव्य की रचना किस अवधि में हुई? रामायण और महाभारत जो भी महाकाव्य हैं इसकी रचना किस अवधि में हुई? तो रामायण और महाकाव्य की रचना जो है आर्य अवधि में हुई। उसकी रचना जो है वो आर्य अवधि में, इसकी रचना आर्य अवधि में हुई। आर्य, आप लोगों ने कहीं पढ़ा होगा रामायण या महाभारत, किसी चीज को पढ़ा होगा या अपने टेलीविजन पर देखा होगा, तो उसमें जो भी माता सीता थी या अन्य प्रकार की नारियां थी तो वो अपने पतियों को आर्य बोला करती थी। वो याद करने का एक ट्रिक है कि उन्होंने वो क्या बोला करती थी? आर्य बोला करती थी। जब आर्य बोला करती थी तो वो आर्य अवधि में उनकी रचना हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एटम बम। एटम बम के खोजकर्ता कौन है? अभी हम लोग देखते हैं ना एटम बम, एटम युद्ध, परमाणु युद्ध, इन सब चीजों के बारे में हम लोग देख रहे हैं। तो ये क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, ये अभी मान लीजिए युद्ध चल रहा है, अभी यूक्रेन रूस युद्ध चल रहा है, उसमें भी कितने प्रकार के लोग हैं कि अब परमाणु युद्ध हो जाएगा। तो इसके खोजकर्ता कौन है? तो इसके खोजकर्ता हैं J.R. ओपेनहेमर। इसके खोजकर्ता हैं J.R. ओपेनहेमर। इन्होंने एटम बम, ये तो बहुत खतरनाक चीज का आविष्कार कर दिए J.R. ओपेनहेमर ने, जिसको न्यूक्लियर पावर हर देश के पास है, अगर युद्ध हो इसका इस्तेमाल किया जाए तो सभी देशों को क्षति पहुंच सकती है इससे। अगला है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? ये ऐसा पुरस्कार है जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर दिया जाता है। ये पहली बार हमारे लिए गर्व की बात है कि किसी भारतीय महिला को हिंदी बुक के लिए दिया गया है। ये गर्व की बात है कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 किसी भी भारतीय महिला को हिंदी साहित्य के लिए ये किताब दिया गया है। उनका नाम है श्री गीतांजलि। श्री गीतांजलि, इनको पहली बार ये खिताब मिला है 2022 में, वो भी हिंदी साहित्य के लिए। हिंदी में एक बुक लिखी है इन्होंने, हिंदी में बुक लिखा है, उसके लिए इनको मिला है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022। उसके बाद देखते हैं जॉकी शब्द किस खेल से संबंधित है? हर खेल में अपना अपना एक शब्द होता है, तो ये नाम है जॉकी। जॉकी देखोगे आप लोगों ने सुना होगा, रेडियो जॉकी, टीवी जॉकी। तो ये वर्ड आया कहाँ से? एक किस खेल से संबंधित है? तो जॉकी वर्ड जो होता है ना, वो जॉकी बोला जाता है घुड़सवार को। जो लोग घुड़दौड़ करते हैं ना, जो लोग घुड़दौड़ करते हैं और जो घोड़े पे बैठ के दौड़ते हैं ना, उन्हीं को जॉकी बोला जाता है। तो जॉकी खेल जो है ना, वो घुड़सवारी से संबंध है, घुड़सवारी से संबंधित है। जॉकी जो खेल है, जॉकी जो शब्द है वह घुड़सवारी से संबंधित है। अगला है कि मानव निर्मित वस्तु को अंतरिक्ष में कब भेजा गया? मान लीजिए कभी अंतरिक्ष में मानव गए या कोई गया, लेकिन कोई वस्तु भी तो भेजा गया होगा अंतरिक्ष में। तो मानव निर्मित वस्तु, कोई चीज को अंतरिक्ष में भेजा गया तो उसके लिए
कब भेजा गया मानव निर्मित पहली वस्तु अंतरिक्ष में, तो वो भेजा गया था 1957 में। 1957 में पहली बार किसी मानव के द्वारा बनाई गई वस्तु को अंतरिक्ष में भेजा गया था। तो इस तरीके से आप 1 बाय 1 हर टॉपिक से आप सीरीज वाइज आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए आपका जीके जीएस कहीं से नहीं छूटेगा। आप हमारे चैनल को फॉलो कीजिए जिसका नाम है एडुसर्व थिंक फॉरवर्ड, उसको आप फॉलो करके सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।